हेलो डिएवियंस, चलिए साइंस के चैप्टर नंबर 15 को पूरा रिवाइज करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें कि कम समय में चैप्टर के हर टॉपिक को हमें डिस्कस करना है ताकि बोर्ड्स एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। आप इसको परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा भी जो नोट्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ हमारे वेबसाइट davguru.in पे अवेलेबल है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें जानना है कि एडोलेसेंस क्या होता है। Adolescence is a transitional stage between childhood and adulthood characterized by a rapid physical and mental development. Adolescence हमारे लाइफ का एक पर्टिकुलर स्टेज है जिसमें कि हम लोग चाइल्डहुड से एडल्टहुड में प्रवेश करते हैं। हम बचपन से निकलकर अपने वयस्क अवस्था में एंटर करते हैं। इसी ट्रांजिशनल स्टेज को एडोलेसेंस कहा जाता है। एडोलेसेंस पीरियड में हमारे बॉडी में रैपिड फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है, मतलब हमारा बॉडी भी ग्रो करता है और हमारा दिमाग भी डेवलप करता है। ये जो वर्ड है एडोलेसेंस, ये एक लैटिन वर्ड एडोलेसियर से लिया गया है। एडोलेसियर का मतलब होता है टू ग्रो इनटू मेच्योरिटी, मतलब बड़े होकर मेच्योर हो जाना। एडोलेसेंस पीरियड में एग्जैक्टली वही होता है, हम लोग बड़े हो रहे होते हैं और मेच्योर हो रहे होते हैं, इसीलिए इस पीरियड का नाम इसी वर्ड के नाम पर रख दिया गया है, डैट इज एडोलेसेंस पीरियड। एडोलेसेंस पीरियड लगभग 12 से 18 साल की उम्र तक चलता है। एक व्यक्ति जब 18 साल की उम्र को पार कर जाता है तब उसको एडल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है अर्ली एडोलेसेंस, द पीरियड बिटवीन 12 टू 15 ईयर्स। 12 से 15 साल की उम्र का जो समय होता है उसमें एक इंडिविजुअल को अपने बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में पता चलता है कि मेरे बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मेरा बॉडी ग्रो हो रहा है, मेरी आवाज़ भारी हो रही है। इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो इंडिविजुअल को पता चलने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड मेच्योरिटी। ग्रो करना क्या होता है और मेच्योर होना क्या होता है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। ग्रो करने का मतलब हुआ कि केवल बॉडी बड़ा होते जा रहा है, और मेच्योर होने का मतलब हुआ कि हमारा ब्रेन भी डेवलप कर रहा है। दोनों डेवलपमेंट का ही पार्ट है, लेकिन दोनों एक दूसरे से थोड़े से अलग हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर स्पीसीज बट कैन ओनली डू आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन एज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन ऐसा वो एक एज को रीच करने के बाद ही कर सकते हैं, एक एज तक पहुंचने के बाद ही कर सकते हैं। ग्रोथ इज मेजर्ड एज इंक्रीज इन मास। ग्रोथ किसको कहते हैं? अगर आपका मास बढ़ रहा है, बॉडी बढ़ रहा है, तो उसको ग्रोथ कहते हैं। बट डेवलपमेंट क्या होता है या मेच्योर होना क्या होता है, जस्ट अभी आपको बताएं। अगर आपका ब्रेन ग्रो करेगा, मतलब डेवलप करेगा, ब्रेन ग्रो करना उसको नहीं कहेंगे, डेवलप करना कहेंगे, तो उसको कहेंगे मेच्योर होना। नेक्स्ट टॉपिक है प्यूबर्टी, अ फेज लास्टिंग सेवरल ईयर्स इन्वॉल्विंग रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस लीडिंग टू सेक्सुअल मेच्योरिटी। प्यूबर्टी एडोलेसेंस पीरियड के बीच में ही कहीं ना कहीं आता है, यानी कि वही 12 से 18 साल की उम्र के बीच में। ये पीरियड स्पेसिफिकली इसीलिए मार्क किया जाता है क्योंकि इस पीरियड में ही एक व्यक्ति सेक्सुअल मेच्योरिटी को अटेन कर लेता है और वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। एडोलेसेंस पीरियड और प्यूबर्टी को सेम मत समझिएगा। एक बच्चा जब एडोलेसेंस पीरियड में एंटर करता है तब वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं होता है। जब वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है तब हम लोग कहते हैं कि प्यूबर्टी हिट कर गया। ये जो वर्ड है प्यूबर्टी एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, प्यूबर्टास। प्यूबर्टास का मतलब होता है एज ऑफ मैनहुड। गर्ल्स में प्यूबर्टी पहले हिट करता है लगभग 10 साल की उम्र में, और बॉयज़ में प्यूबर्टी थोड़ा लेट हिट करता है 12 साल के एज में। प्यूबर्टी कब हिट करेगा ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें कि एक है हेरिडिटी, दूसरा है एनवायरनमेंट। हेरिडिटी यानी कि पेरेंट्स का आनुवांशिक गुण। प्राइमरली हेरिडिटी पर ही डिपेंड करता है कि एक बच्चे का प्यूबर्टी कब हिट करेगा। और दूसरा है एनवायरनमेंट। फैक्टर्स लाइक डाइट एंड एक्सरसाइज ऑल्सो प्ले अ रोल। बच्चा खाना कैसा खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है कि प्यूबर्टी कब हिट करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस इन प्यूबर्टी। इस समय हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है इंक्रीज इन हाइट। सडन एंड विजिबल इंक्रीज इन हाइट एंड वेट अकर। हमारा हाइट भी अचानक से बढ़ जाता है और हमारा वेट भी अचानक से बढ़ने लगता है। आर्म्स एंड लेग्स ऑफन ग्रो फास्टर देन द बॉडी। हमारे बॉडी का प्रोपोर्शन भी चेंज हो जाता है, हाथ पैर लंबा लंबा होने लगता है और बॉडी छोटा ही रह जाता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, लीडिंग टू टेम्परली ऑकवर्डनेस, और हमें ऑकवर्ड फील होने लगता है। नेक्स्ट है इंटरनल ऑर्गन चेंजेस। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी बदलाव होता है। हमारे हार्ट का डायमीटर 50% इंक्रीज हो जाता है, इसका वेट लगभग डबल हो जाता है, हमारे लंग्स का साइज और कैपेसिटी भी बढ़ जाता है, बॉडी शेप भी बदल जाता है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के बॉडी शेप में कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद है चेंज इन वॉइस, आवाज़ भी बदल जाती है। हमारा जो लाइडेंस है, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, वो बड़ा हो जाता है, और जैसे वॉइस बॉक्स बड़ा होगा तो हमारे वॉइस बॉक्स में जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। लो फ्रीक्वेंसी यानी कि लो पिच, लो पिच यानी कि डीपर वॉइस।
एडम्स एप्पल भी विजिबल हो जाता है। गले में आपने देखा होगा कि कुछ निकला हुआ जैसा दिखता है, उसको एडम्स एप्पल कहते हैं। ये इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि लायरेंक्स बड़ा हो जाता है, वो प्रोट्रूड करने लगता है, वो बाहर की तरफ दिखने लगता है हमारे गले से। ये अधिकतर बॉयज में ही देखने को मिलता है, गर्ल्स में रेयरली ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म, साउंड कैसे बदलता है, किस तरह का आवाज़ कब निकलता है। ये तो हमने साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा ही था, रिपीट आपका हो जाएगा। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एयर वाइब्रेटिंग द वोकल कॉर्ड, एयर वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करवाता है, इससे साउंड प्रोड्यूस होता है। मेल का वोकल कॉर्ड लंबा होता है जिससे कि उनका वॉइस डीप होता है, लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड, लो पिच वाला साउंड वो क्रिएट करते हैं। फीमेल्स का वोकल कॉर्ड शॉर्ट होता है, छोटा होता है, पतला होता है, जिससे कि उनका हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड क्रिएट होता है, वो हाई पिच्ड होता है और हमें सुनने में पतला फील होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड ग्लैंड एक्टिविटी। हमारे पास बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जिससे कि अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं हमारे बॉडी के द्वारा। जैसे कि सबसे पहला है स्वेट ग्लैंड, ये फुली डेवलप्ड हो जाता है, पसीना बहुत आने लगता है। नेक्स्ट है इंक्रीज सेबम प्रोडक्शन फ्रॉम सेबेशियस ग्लैंड, हमारे बॉडी में सेबेशियस ग्लैंड है जिससे कि सेबम निकलता है, इसी के कारण हमें एक्ने या पिंपल्स आते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल डेवलपमेंट। एडोलेसेंस पीरियड में कई तरह के सेक्सुअल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं ह्यूमंस में, जैसे कि सेक्स ऑर्गन डेवलप करने लगता है। बॉयज़ में जो टेस्टस प्रेजेंट होता है वो मेच्योर होने लगते हैं, उसमें सीमेन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स की जो ओवेरीज होती हैं वो बड़ी होने लगती हैं, उसमें मेच्योर ओवा का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर ये ओवा को स्पर्म मिल जाता है तो ये फर्टिलाइज हो जाती है, अगर नहीं मिलता तो मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है और वो वहाँ से टूटकर बॉडी से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉयज़ का अपीयरेंस चेंज होने लगता है, प्यूबिक और फेशियल हेयर्स आने लगते हैं। गर्ल्स के ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है और उनके भी प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल कंट्रोल्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी में पाया जाता है, हमारे ब्रेन के पास होता है, मटर के साइज का होता है। ये दूसरे हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए ट्रिगर करता है। ये हमारे बॉडी के ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और हमारे रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स है जो कि बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडी में रिलीज होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो बॉयज़ के बॉडी में रिलीज होता है और एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन गर्ल्स के बॉडी में रिलीज होने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है द रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्टिव फेज कितना लंबा होता है? क्या वो जीवन भर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड ही होता है जब वो रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है गैमेट का प्रोडक्शन होना, यानी कि स्पर्म और ओवा का प्रोडक्शन होना। मेल्स प्रोड्यूस गैमेट्स ओवर लॉन्गर ड्यूरेशन देन फीमेल्स। मेल गैमेट जो होता है उसका प्रोडक्शन लंबे समय के लिए होता रहता है, लेकिन फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन एक एज के बाद रुक जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहला है मेनार्क। मेनार्क उस समय को कहते हैं जब पहली बार मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है प्यूबर्टी हिट करने के बाद। दूसरा है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर महीने आता है, 28 से 30 डेज में ये अपने आप को रिपीट करता है। इट इज़ द शेडिंग ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग्स एंड ब्लड इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हर महीने ओवा का प्रोडक्शन होता है और वो यूटेरस से जाकर जुड़ जाता है, वहाँ पे कुछ लाइनिंग्स बन जाते हैं ब्लड वेसल्स के। अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो यूटेराइन लाइनिंग जो है वो टूटने लगता है और ब्लीडिंग होने लगता है। इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है और ये हर महीने अपने आप को रिपीट करता है। यूटेरस एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि एक थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल क्रिएट करता है जब फर्टिलाइज एग उसके पास आता है, ताकि फर्टिलाइज एग वहाँ पे ग्रो कर सके। एक तरह से यूटेरस को हम लोग ऊम्ब बोल सकते हैं, जहाँ पे बेबी पलता है। नेक्स्ट है मेनोपॉज, द स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली बिटवीन द एजेस ऑफ 45 टू 50। जब फीमेल्स 45 से 50 साल की हो जाती है तो ओवम का प्रोडक्शन बंद हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाता है, इसी को मेनोपॉज कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ये कैसे डिसाइड होता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल? अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे डीएनए में क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। ह्यूमंस के डीएनए में 46 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। 46 क्रोमोजोम्स यानी कि 23 जोड़ा, 23 पेयर्स। 46 क्रोमोजोम्स में 44 तो ऐसे क्रोमोजोम्स होते हैं जो कि सेक्स को डिटरमाइन करने में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं, इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। और जो बच गया दो, 46 में 44 तो कोई रोल प्ले नहीं करता, दो क्रोमोजोम बच गया जो कि रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द सेक्स, इसी को कहा जाता है सेक्स क्रोमोजोम। दो क्रोमोजोम यानी कि 1 पेयर, एक जोड़ा। अब फीमेल्स के पास जो अंतिम का एक जोड़ा क्रोमोजोम होता है ना उनके सेल में, वो दोनों का दोनों एक्स ही होता है, एक ही टाइप का होता है। और मेल्स के जो अंतिम पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोजोम, उसमें एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है।
अब देखिए इसका मैकेनिज्म, ये काम कैसे करता है। जितने भी एक्स का प्रोडक्शन होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसमें केवल और केवल एक्स क्रोमोजोम ही पाया जाता है। 22 पेयर तो ऑटोसोम होते हैं और जो अंतिम पेयर बच गया वो एक्स क्रोमोजोम होता है। लेकिन मेल का अलग सीन है। मेल का जो स्पर्म होता है उसमें एक्स भी पाया जा सकता है 22 के साथ, या वाई भी पाया जा सकता है। यानी कि 22 ऑटोसोम के साथ एक्स भी हो सकता है और 22 ऑटोसोम के साथ वाई क्रोमोजोम भी हो सकता है। इस वाले डायग्राम से अच्छे से समझ लीजिए, फीमेल गैमेट में ऑलवेज 22 प्लस एक्स वाला क्रोमोजोम ही होगा, जबकि मेल गैमेट में 22 प्लस एक्स वाला भी हो सकता है और 22 प्लस वाई वाला भी हो सकता है। अगर फीमेल और मेल गैमेट्स दोनों के पास 22 प्लस एक्स वाला क्रोमोजोम ही है, तो जिस जाइगोट का फॉर्मेशन होगा उसमें 22 प्लस एक्स वाला क्रोमोजोम का पेयर ही होगा। और 22 प्लस एक्स वाला पेयर किस में होता है? फीमेल्स में होता है, मतलब ये डेवलप होकर फीमेल बनेगी। लेकिन अगर फीमेल गैमेट के पास 22 प्लस एक्स है और मेल गैमेट के पास 22 प्लस वाई है, तो ये दोनों फ्यूज़ करके ऐसा क्रोमोजोम वाला एक सेल बनाएगा जिसमें कि 22 प्लस एक्स भी होगा और 22 प्लस वाई भी होगा। और ऐसा किस में होता है? ऐसा मेल में होता है। मतलब ये वाला जाइगोट डेवलप होकर एक मेल चाइल्ड को जन्म देगा। वही यहाँ पे शॉर्ट में बताया कि अगर एक का फ्यूजन एक्स स्पर्म वाले सेल से होता है तो गर्ल चाइल्ड का जन्म होगा, और एक का फ्यूजन वाई स्पर्म वाले सेल से होता है तो बॉय चाइल्ड का जन्म होगा। इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ये पूरी तरह से पिता पर निर्भर करता है कि उनका कौन सा स्पर्म फ्यूज कर रहा है ओवम के साथ। मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है एक फीमेल या मेल चाइल्ड को जन्म देने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है द एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे डक्टलेस ग्लैंड्स आते हैं। डक्टलेस मतलब इसमें कोई डक्ट नहीं होता है, कोई स्पेस नहीं होता है जहाँ पे केमिकल्स जमा हो सके। ये ग्लैंड्स डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही केमिकल्स को रिलीज कर देते हैं, हार्मोन्स को रिलीज कर देते हैं। कुछ मेन ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। दूसरा है थायराइड ग्लैंड, ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जितना थायरॉक्सिन रिलीज होना चाहिए अगर उतना नहीं हो पाता तो हमें ग्वाइटर नाम का रोग हो जाता है। ग्वाइटर नाम का रोग क्यों होता है? अगर आयोडीन की कमी हो जाए। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन सही मात्रा में सिक्रीट नहीं हो पाता है, रिलीज नहीं हो पाता है, इसी कारण ये बीमारी होता है। नेक्स्ट है पैनक्रिया, जो कि इंसुलिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है। ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाए इंसुलिन की तो हमें डायबिटीज़ हो सकता है। नेक्स्ट है एड्रेनल, ये एड्रेनलिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि स्ट्रेस में रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में अगर हम आते हैं तो हमारे बॉडी में यही हार्मोन रिलीज़ होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करते हैं। साथ ही साथ ये मिनरल्स को भी रेगुलेट करता है, जो भी मिनरल्स हमारे बॉडी में फ्लो करता है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ हार्मोन्स इन फ्रॉग एंड इंसेक्ट लाइफ साइकिल्स। फ्रॉग के लाइफ साइकिल और इंसेक्ट के लाइफ साइकिल में भी हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मेटामॉर्फोसिस, जिसमें कि क्या होता है, लार्वा जो है एडल्ट में कन्वर्ट होता है। फ्रॉग्स को भी इस प्रोसेस के लिए थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन चाहिए होता है जो कि उसको पानी से मिल जाता है। पानी से उसको आयोडीन मिलता है जिससे कि थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। इंसेक्ट्स का ग्रोथ भी कुछ खास हार्मोन्स की वजह से होता है जो कि उनके ब्रेन और उनके एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। सबसे अंतिम टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हमें अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, न्यूट्रिशनल नीड्स। एडोलेसेंट्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो बैलेंस डाइट को लें क्योंकि उस समय उनका रैपिड ग्रोथ हो रहा होता है। कैल्शियम और विटामिन डी इसेंशियली उनको लेना ही चाहिए क्योंकि जब रैपिडली ग्रो हो रहा होता है उनका बॉडी तो उनका बोन भी बढ़ता है, और अगर उस समय उनको कैल्शियम और विटामिन डी नहीं मिला तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली गर्ल्स के लिए क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, और अगर आयरन की कमी हो गई बॉडी में तो बॉडी वीक हो सकता है। इस पीरियड में फास्ट फूड तो एकदम नहीं खाने चाहिए, लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली यही पसंद होता है। इससे बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो सकती है, जैसे कि विटामिन ए की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है और फाइबर की कमी हो सकती है। अगला है पर्सनल हाइजीन। इस एज में बच्चों को डेली नहाना चाहिए, अपना दांत साफ रखना चाहिए, और गर्ल्स के लिए ज़रूरी है कि वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान इन्फेक्शन से बचने के लिए साफ सफाई का खास ध्यान दें। फिजिकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, इससे ग्रोथ बेहतर तरीके से हो पाता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, टॉक्सिन्स यानी कि जहरीले सब्सटेंस जो बॉडी में होते हैं वो रिलीज होते हैं, और स्ट्रेस से लड़ने में ये हेल्प करता है। और सबसे अंतिम है से नो टू ड्रग्स। पीयर प्रेशर में लीड टू एल्कोहल, टोबैको और ड्रग यूज़। पीयर प्रेशर में आकर बच्चे ये सारी चीज़ों को यूज़ करने लगते हैं विच अफेक्ट हेल्थ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे हेल्थ तो ख़राब होता ही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। फाइनली हमने इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लिया।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे, आप इसको परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।